हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के अंदर। आज ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि जितने भी लोग कंसल्टेंसी लेते हैं ज़्यादातर उन लोगों को किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष, पितृदोष, शनि की साढ़े साती, इस तरह की चीज़ें बताई होती हैं और उससे वो पूरी तरीके से डरे हुए होते हैं क्योंकि पितृदोष के बड़े बड़े दोष बताए गए हुए होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा कौन लोग क्या बता रहे हैं। मेरे जो आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल ये एक्सप्लेन करना है कि मान्यता के अनुसार पितृदोष क्या होता है और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। इसके बारे में मेरा अपना पर्सनल व्यू जो भी है वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल पितृदोष किस चीज़ को मानते हैं लोग उस बात पर मैं आज की क्लास में फोकस करूँगा। उसको मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, मगर जनरली जो डिफरेंट लोग इसको क्या क्या किस किस चीज़ को कुंडली में देखकर पितृदोष बोलते हैं उन सभी को मैं आज की क्लास में आपके सामने एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। उससे पहले एक सूचना है, इन्फॉर्मेशन कि टाइमिंग ऑफ मैरिज की किसी भी नेटवर्क की मैरिज किस तरीके से टाइम किया जाए उसके लिए मैंने रिसर्च बेस पर एक कोर्स तैयार किया हुआ है और उसके मेरे काफ़ी सारे बैचेज हो चुके हैं और थाउजेंड से ऊपर स्टूडेंट ऑलरेडी उसको कर चुके हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स है जिसके बेस पर आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहें तो वेडनेसडे से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करें और ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं तो वो मैं आपको कन्वे करूँगा व्हाट्सएप के थ्रू। अब मैं शुरू करता हूँ। पितृदोष एक्चुअली हम किस तरीके से कुंडली के अंदर देखते हैं, उनके क्या रिपरकर्शंस हैं या उनके क्या नुकसान हैं और उनके लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। जो आसान रेमेडीज हैं वो मैं बताने की कोशिश यहाँ पर आज की क्लास में करने वाला हूँ। तो पितृदोष इन कुंडली, इसको कहते हैं इट इज नेगेटिव कार्मिक डेट फ्रॉम एंसेस्टर्स और रॉन्ग डूइंग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। एक्चुअली ये जो पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर आता है, आप पूर्व जन्म में जो भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आपने कोई भी मिसबिहेव किया हो, उनके साथ दुर्व्यवहार किया हो, या आपने इस जन्म में भी यदि उनके साथ आप मिसबिहेव या दुर्व्यवहार करना जारी रखे हुए हो तो आपकी कुंडली के अंदर एक दोष आता है। या कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स ने जो भी पाप किए हों उनकी वजह से भी आपकी कुंडली के अंदर ये दोष पैदा होता है। तो इस दोष के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो कि आपने अपने ही पूर्व जन्मों में अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ जो आपने गलत कर्म किए हैं, दुर्व्यवहार किया है, और इसी तरीके से इस जन्म में भी ऐसा यदि आप कुछ कर रहे हैं। सिमिलरली आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपसे बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी यदि पूर्व जन्मों में जो भी दुर्व्यवहार किए हों, इस जन्म में अपने करंट जन्म में भी उन्होंने जो किए हों, उसकी वजह से आपकी कुंडली के अंदर ये दोष आता है। पितृ हमारे पूर्वजों को बोलते हैं हम। पितृ का मतलब हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स जो भी होते हैं। तब इस दोष को, तो उस दोष को हमें इस जन्म के अंदर भुगतना पड़ता है, इसलिए इसे हम पितृदोष बोलते हैं। अब इससे होता क्या है? इट कैन कॉज ऑब्स्टेकल्स एंड मिसफॉर्च्यून इन द लाइफ्स ऑफ डिसेंडेंट्स। इसकी वजह से आपकी परेशानियां और दुर्भाग्य आएगा इस जन्म में हमारी लाइफ के अंदर और हमसे हमारे बच्चों की लाइफ के अंदर। इस तरीके से पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष चला जाता है जब तक कि इसकी शांति ना की जाए। पितृदोष कैन बी आइडेंटिफाइड इन ए कुंडली थ्रू सर्टेन कॉम्बिनेशंस। उन सभी कॉम्बिनेशंस की मैं यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, बेसिकली ये जो पितृदोष होता है वो सन, मून, राहु, केतु और एफ्लिक्टेड बाई मेलिफिक मार्स एंड सैटर्न। दोनों ल्यूमिनरीज जो लाइट देते हैं, सूर्य और चंद्रमा, और राहु केतु जब भी आपके मार्स, मंगल या शनि से पीड़ित हो जाए तो पितृदोष क्रिएट हो जाता है कुंडली में। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ देखकर पितृदोष बताते हैं। आप किसी ऐप के अंदर जाओगे, कुछ आपको पितृदोष मिलेगा, गूगल पर सर्च करोगे कुछ और तरीके का मिलेगा। मैंने यहाँ पर सबको एक्यूमुलेट करने की कोशिश की है और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। पितृदोष देखना आपको किस तरीके से, अभी जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया है तो जनरल है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सूर्य चंद्रमा किस तरीके से पीड़ित होते हैं मार्स और सैटर्न से।
जिन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है वो फिर भी समझ सकते हैं, मगर मैं आम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र, वीनस, मरकरी और राहु और एनी टू ऑफ देम, ये तीनों या कोई भी दो इनमें से, मतलब शुक्र, बुध और राहु, तीनों के तीनों या इन तीनों में से कोई भी दो, शुक्र और राहु हो सकता है, मरकरी और राहु हो सकता है, शुक्र और मरकरी हो सकता है। यदि वो कुंडली के अंदर दूसरे, पांचवें, 9वें और 12वें भाव के अंदर हो तो पितृदोष क्रिएट होगा। आपके चार्ट के अंदर शुक्र, मरकरी और राहु या तो तीनों या इन तीनों में से कोई भी दो सेकंड हाउस में चले जाएं, 5वें भाव में चले जाएं, 9वें भाव में चले जाएं या 12वें भाव में चले जाएं, तो आप समझिए आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। दूसरा कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है जिसे लोग यूज करते हैं, कंजंक्शन ऑफ सन एंड राहु और सन एंड सैटर्न, मतलब सूर्य और राहु एक साथ हो या सूर्य या शनि एक साथ हो। और कौन कौन से भाव में? पहले भाव के अंदर, दूसरे भाव के अंदर, चौथे भाव के अंदर, 5वें भाव के अंदर, 7वें भाव के अंदर, 9वें भाव के अंदर, 10वें भाव के अंदर। तो एक कुंडली के टोटल 7 भाव हो गए। इन सातों में से किसी भी भाव के अंदर, किसी भी एक भाव में यदि सूर्य के साथ राहु आकर बैठ गया या सूर्य के साथ सैटर्न, शनि आकर बैठ गया, तभी भी आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष मौजूद माना जाएगा। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है पितृदोष के। ज्यादातर लोग इस थर्ड वन कॉम्बिनेशन को मानकर चलते हैं जिसमें मैंने बताया सूर्य और राहु एक साथ पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव के अंदर यदि आकर बैठ जाएं तो पितृदोष होगा। और शनि और सूर्य भी बैठ जाए इन्हीं भावों में तभी भी पितृदोष होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है राहु और केतु। राहु हो या केतु, दोनों में से कोई भी कंजक्ट हो जाए, ल्यूमिनरीज मतलब सूर्य और चंद्रमा के साथ, और वो छठे, 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब राहु सूर्य के साथ हो या राहु चंद्रमा के साथ हो, केतु सूर्य के साथ हो या केतु चंद्रमा के साथ छठे, 8वें, 12वें भाव, इन्हें दू स्थान बोलते हैं। तो जैसे राहु और सूर्य आपके छठे भाव के अंदर बैठ गया तभी भी देखिए ये आपका पितृदोष हो गया। यहाँ पर जो भाव बच गए थे वो आगे हैं। यहाँ पर हमने सन और राहु का बताया था कॉम्बिनेशन, मगर यहाँ पर राहु के साथ साथ यदि केतु भी आकर बैठ रहा है, और राहु के साथ सूर्य होना जरूरी नहीं है, राहु के साथ यदि चंद्रमा भी आ गया तभी भी पितृदोष हो जाएगा। तो 6, 8, 12 में राहु केतु में से कोई एक के साथ सूर्य और चंद्रमा से कोई भी एक जाकर बैठ जाए तो उन सभी केसेस में आपकी कुंडली में पितृदोष मानने की मान्यता है। फिफ्थ कॉम्बिनेशन, व्हेन एनी मेलिफिक प्लेनेट इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस और अफेक्ट द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, पितृदोष इज फॉर्म्ड। 9th हाउस को एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स का भी हाउस बोलते हैं, पिताजी का हाउस बोलते हैं, दादाजी का हाउस बोलते हैं, इस तरीके से हम मानकर चलते हैं। अलग अलग वो है मान्यता है। मगर यदि 9th हाउस को कोई भी आपका मेलिफिक प्लेनेट एफ्लिक्ट कर दे, मेलिफिक का मतलब होता है आपका राहु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, इनमें से कोई भी यदि 9वें भाव को एफ्लिक्ट कर दे या जो 9वें भाव का स्वामी है, 9th लॉर्ड है, उसको एफ्लिक्ट कर दे, तभी भी पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो दिस वाज द कॉम्बिनेशन नंबर 5। अब हम बात करेंगे पितृदोष के छठे कॉम्बिनेशन की। अब छठे कॉम्बिनेशन में मरकरी या केतु या दोनों, आप लेंगे मरकरी मतलब बुध या केतु या दोनों, पहले 8वें भाव के अंदर हो, पहले या 8वें भाव के अंदर हो तो पितृदोष एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपकी कुंडली के अंदर लग्न में केतु आकर बैठ गया या मरकरी और केतु का कंजंक्शन हो गया लग्न में, तो पितृदोष एग्जिस्ट करेगा। तो पहले भाव में मरकरी आ जाए या केतु आ जाए या मरकरी और केतु का कंजंक्शन हो जाए तो पितृदोष एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से 8वें भाव के अंदर भी इन दोनों में से कोई एक ग्रह आ जाए या दोनों ग्रह आ जाए तभी भी पितृदोष एग्जिस्ट करेगा। तो पितृदोष का कॉम्बिनेशन नंबर 6 है आपका बुध और केतु का। बुध अकेला पहले भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, केतु अकेला पहले भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, या बुध और केतु मिलकर पहले भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में बैठ जाए तो आपके पितृदोष एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए एक और कॉम्बिनेशन है, आपका जो लग्न लॉर्ड है जिसे लग्नेश बोलते हैं, वो तो 6, 8, 12 में चला जाए, 6th, 8th एंड 12th हाउस के अंदर चला जाए और राहु आपकी लग्न में आकर बैठ जाए तभी भी पितृदोष एग्जिस्ट करेगा।
मतलब क्या हुआ, लग्नेश छठे 8वें या 12वें भाव में और राहु आपकी लग्न के अंदर बैठ जाएगा, तभी भी पितृदोष माना जाएगा। ये कॉम्बिनेशन नंबर 7 है। कॉम्बिनेशन नंबर 8, राहु इन सेकंड और 8th हाउस ऑफ द कुंडली। दूसरे भाव में राहु चला जाए, 8वें भाव में राहु चला जाए, तो आपने सुना होगा वो मैलिफिक होता है, अच्छे परिणाम नहीं देता, दुष्परिणाम देता है। उसका रीजन ये है कि सेकंड भाव और 8वें भाव का राहु एक्चुअली पितृदोष पैदा करता है। 9th जो कॉम्बिनेशन है और लास्ट कॉम्बिनेशन है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, इफ राहु इज रिलेटेड टू सैटर्न और जुपिटर देन ऑल्सो पितृदोष इज फाउंड। राहु यदि शनि से रिलेट हो जाए किसी तरीके से, अब रिलेट कैसे होगा, राहु शनि के साथ बैठ गया हो या शनि राहु को देख ले, और तो रिलेट होने का कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से राहु गुरु के साथ बैठ जाए या गुरु राहु को देख ले, तभी भी पितृदोष होगा। राहु की दृष्टि हम नहीं मानते, इसलिए राहु किसी भी प्लेनेट को देख नहीं सकता। केवल शनि राहु के साथ बैठा हो या शनि राहु को देख रहा हो या गुरु राहु के साथ बैठा हो या गुरु राहु को देख रहा हो, तो इन सभी केसेस में पितृदोष एग्जिस्ट करेगा। अब पितृदोष से होता क्या है देखिए, ऐसा माना जाता है, मान्यताओं के बेस पर बता रहा हूं मैं आपको। इट इज बिलीव दैट पितृदोष कॉजेज क्या क्या करता है, प्रॉब्लम्स इन मैरिज। बहुत सारे लोग जो मैरिज के लिए कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम देखते हैं पितृदोष है क्या, तो ये मैरिज में कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है पितृदोष। एक डिले करेगा, मैरिज होने नहीं देगा, और हो गई तो इसके बाद मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दो तरह की ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बहुत डिस्टर्बेंसेस होंगे मैरिड लाइफ के अंदर, साथ में नहीं रहने देगा हस्बैंड वाइफ को, पितृदोष है तो घर के अंदर शांति नहीं रहेगी। तो ये मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम करता है। किस तरीके से, पहले तो यदि मैरिज नहीं हुए तो होने में ही डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, और आपकी हो गई तो इसके बाद जो आपकी मैरिड लाइफ है वो आपकी प्रॉब्लम से भरी हुई होगी। दूसरा, पर्सन रेगुलरली रिमेन अंडर डेट एंड अनेबल टू क्लियर इट। ऐसे पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा उधार चढ़ जाएगा, और वो इतना उधार चढ़ जाएगा कि जिसे वो पूरी प्रयास करके भी, कंप्लीट एफर्ट के बाद भी उतार नहीं पाएगा और डेट फ्री नहीं हो पाएगा। ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। सारे खराब खराब कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, मैरिज नहीं हो पाएगी, आपके ऊपर उधार चढ़ जाएगा, ऐसा मानेंगे। थर्ड कॉम्बिनेशन है, दे आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। चाइल्डनेस का ये आपका कॉम्बिनेशन है। आपको चाइल्ड नहीं होगा, आपको बच्चे नहीं होंगे, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कॉम्बिनेशन है। तो पितृदोष क्या करता है, संतान की पैदा होने में डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। जिसकी कुंडली के अंदर पितृदोष है उसको संतान होना डिफिकल्ट होगी, ये मानकर चलेंगे। इम्प्रिजनमेंट, ये आपको इम्प्रिजन भी करवा सकता है। कुंडली के अंदर पितृदोष है, कितना गहरा पितृदोष है उस पर डिपेंड करेगा, किस भाव के अंदर है। तो इम्प्रिजनमेंट का भी एक कॉम्बिनेशन है। फियर ऑफ डेथ, ऐसे व्यक्ति के जिसकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, वो हमेशा उसके मन में ये लगा रहेगा कि मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी किसी भी वजह से। आशंकाओं से घिरा रहेगा वो, ऑलवेज ड्यूबियस होगा, सोचता रहेगा, और उसके अंदर ऐसे विचार आते रहेंगे। तो उसको फियर ऑफ, डर होगा मृत्यु का। नेक्स्ट है लॉस ऑफ रेपुटेशन। ऐसे पर्सन की रेपुटेशन का उसको लॉस होगा जिसकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, बदनामी हो जाएगी किसी भी वजह से। और लास्ट कॉम्बिनेशन है अर्ली डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, स्पेशली द मेल्स। तो पितृदोष होता है, तो जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है तो उसके परिवार के अंदर जो पुरुष जो भी मेंबर हैं उनकी जल्दी यंग एज में डेथ होने के कॉम्बिनेशंस भी माने गए हैं। अब ऐसा ना मान लें कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। इनमें से एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई भी चीज नहीं होती, परेशानियां जरूर हो सकती हैं। कि जैसे कह रहा है चाइल्ड बर्थ की आपकी प्रॉब्लम है तो चाइल्ड बर्थ होने में परेशानियां होंगी। इम्प्रिजनमेंट जरूरी नहीं हो, आप घर के अंदर कैद होकर रह जाएं, ये भी इम्प्रिजनमेंट है। फियर ऑफ डेथ वैसे भी बहुत लोगों के अंदर होता है। और लॉस ऑफ रेपुटेशन, तो उसके लिए पहले रेपुटेशन होगी तभी तो लॉस होगी। तो पॉजिटिव भी चीज़ है, आपकी पहले रेपुटेशन बनेगी तभी लॉस होगी। ज़्यादातर लोगों की कोई बहुत ऐसी रेपुटेशन नहीं होती जो अपने आप में जीरो होते हैं सामान्य जिंदगी, तो उनको भी इससे डरने की जरूरत नहीं होती है। एंड अर्ली डेथ ऑफ फैमिली मेंबर का मतलब यहाँ आपकी कोई न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, आपके बड़े कुटुंब के अंदर, क्योंकि पितृदोष पूरे कुटुंब तक जाता है। आपकी न्यूक्लियस फैमिली आप तक नहीं रहता, आपके पूरे परिवार के अंदर पितृदोष प्रोपेगेट करता है, ऐसा माना जाता है। अब मैं आपको जो रेमेडीज बता रहा हूँ ये मेरी बहुत सामान्य सी रेमेडीज है। आप किसी भी पंडित के पास जाएंगे तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपको जो भी रेमेडीज बताएं आप करना चाहो कर सकते हो। मगर जो मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ ये आप अपना आप कर सकते हो और इनसे भी पितृदोष कट जाता है, ऐसी मान्यता है।
तो एक नॉर्मली हमको मालूम है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर श्राद्ध आते हैं, तो श्राद्ध में जिस भी व्यक्ति की जिस तिथि को डेथ हुई होती है उस दिन हम उसका श्राद्ध निकालते हैं। और अलग अलग तरीके हैं निकालने के, तो वो आपके परिवार में जिस तरीके से भी निकाला जाता है। तो जिस भी तिथि को आपके बुजुर्गों की, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी डेथ हुई होगी, जिनका आपको पता है, तो उनका हम श्राद्ध निकालेंगे श्राद्ध पक्ष के अंदर। और दूसरा ये ध्यान रखेंगे, जिस दिन उसकी वैसे भी डेथ हुई हो जिस तिथि को, तो उस दिन भी यदि आप श्राद्ध निकालते हो तो अच्छा रहेगा। एक तो होता है श्राद्ध पक्ष, उसके अंदर तो हमें निकालना ही है और उसमें सभी का निकालना है। और आपको याद ना हो तो अमावस्या का जो श्राद्ध होता है उस दिन आप सभी अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं उनका एक साथ श्राद्ध निकाल सकते हैं। तो जो आप भूल चुके हो उनका भी श्राद्ध उस दिन लग जाता है। बाकी आपको जिन जिन की भी तिथि आता है उस पर्टिकुलर तिथि को उसका श्राद्ध निकालें, आपके यहाँ पे जो भी परिपाटी है उसके हिसाब से निकालें। दूसरा यह है कि आपको जिनकी भी तिथि याद है और आपको एक्यूरेटली याद है किस महीने के अंदर किस तिथि को किसी की भी आपके बुजुर्गों की, परिवारजनों की जिसकी भी डेथ हुई हो, उस दिन भी आप श्राद्ध निकाल सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है और इसकी रेमेडी है जो हम लोग सामान्य तौर पर आपके इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग हम लोग करते हैं। सेकंड इसका एक कॉम्बिनेशन है बाय ऑफरिंग वाटर टू बैनियन ट्री। आपका बरगद का जो वृक्ष है उस पर जाकर आपकी यदि कुंडली के अंदर पितृदोष है तो आप जल ऑफर करें, बहुत सामान्य सी रेमेडी है। ऑफर वाटर एंड प्रसाद टू पितृ ऑन श्राद्ध पक्ष, ये मैं बता ही चुका हूँ। बाय ऑफरिंग फूड टू ब्राह्मण्स ऑन अमावस्या। आजकल ये परिपाटी खत्म हो गई है। पुराने जमाने पर पितरों को शांत करने के लिए हर अमावस्या को लिए कंवारा जमाया करते थे, ब्राह्मण को घर पे बुलाकर खाना खिलाया करते थे। तो आप ये काम कर सकते हो यदि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। यदि संभव नहीं है किसी को बुलाना तो आप अपने खाना बनाकर उसको किसी से भी बात कर सकते हो और उसको उसके घर पर भी पहुंचा सकते हो बाय रिसाइटिंग सूर्य गायत्री मंत्र। तो आप सूर्य गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं क्योंकि पितृदोष का सूर्य से भी लेना देना है। सूर्य एक्चुअली आपका पिता का कारक और पितरों का कारक भी सूर्य होता है। तो सूर्य का गायत्री मंत्र भी यदि पाठ करेंगे रोजाना, ये सब बहुत सामान्य सी नॉर्मल सी रेमेडीज मैं बता रहा हूँ। रिसाइड मंत्र ओम ग्रीम सूर्य आदित्य, ये मंत्र आप इसका पाठ कर लें रोज सुबह 108 बार सूर्य भगवान के सामने बैठकर, तभी भी आपका पितृदोष कट सकता है काफी हद तक। ओम ग्रीम सूर्य है आदित्य। नेक्स्ट है आप रिसाइड महामृत्युंजय मंत्र। तो महामृत्युंजय मंत्र सभी को पता है, वो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं 108 बार रोजाना। तो उससे भी पितृदोष से होने वाली परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। एक ये होता है कि आपकी फैमिली के अंदर जो भी बुजुर्ग हैं, यदि हैं आपके साथ रहते हैं, तो उनके साथ आप क्वालिटी टाइम गुजारें, उनसे बात करें, उनकी परेशानियां पूछें। क्योंकि घर के अंदर बुजुर्गों के साथ आज की डेट में प्रॉब्लम होगी कि उनसे कोई बात नहीं करता और वो अकेले बैठते हुए कुड़ते और परेशान होते रहते हैं और बद्दुआएं उनके उससे निकलती है, देना नहीं चाहते, फिर भी वो परेशान हो रहे होते हैं। जिसको भी देखते हैं तो उनके मन में ये आता है कि मेरे से कोई बात क्यों नहीं कर रहा। तो आपकी कुंडली के अंदर यदि पितृदोष है तो सभी परिवारजनों को बोलें कि अपने परिवार के बुजुर्गों से आप रोजाना बात करें। तो ये मेरी आज की वीडियो थी ऑन पितृदोष, जिस पर मैंने इसके रिलेटेड सभी चीज़ों को लेकर आया है। मैंने रूढ़िवादिता को यहाँ पर लाने की कोशिश नहीं की है। मैंने जैसी मान्यता है उसके बेस पर इसको बताया है। इसके बारे में मेरा अपना कोई भी ओपिनियन नहीं है। आप जो ओपिनियन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये मैंने केवल आपको एक जो भी मान्यता है उसके बेस पर क्या पितृदोष होता है, उससे क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या उसकी रेमेडीज हैं वो बताई हैं। मैं पर्सनली ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, अभी मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। फिर भी जो लोग बिलीव करते हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।